सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। रीट से संबंधित 5वां प्रश्न पत्र आज इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। इस पेपर को हम प्रारंभ करें उससे पहले कल के वीडियो के विषय में एक बात कर लेते हैं। कल जो मैंने चौथा टेस्ट पेपर आपको दिया था उसका 17वां प्रश्न था संस्कृत अनुवाद से संबंधित। तो उसमें मैंने जानबूझकर सारे ही ऑप्शन गलत रखे थे। जो अनुवाद संस्कृत अनुवाद का प्रश्न था वो हालांकि कारक से संबंधित था, तो उसमें मैंने सारे ऑप्शन गलत रखे और गलत ही आपको उसका उत्तर भी बताया। मैंने वहां पर कोई व्याख्या भी नहीं दी उस प्रश्न की जानबूझकर, जिससे कि मैं ये चेक कर सकूं। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए होंगे तो मैंने पहले भी जब कभी टेस्ट पेपर बनाए हैं तो बीच बीच में मैं इस तरीके के प्रश्न देती रही हूं जहां पर सारे ही ऑप्शन गलत होते हैं, जिससे विद्यार्थी की जागरूकता का मुझे पता चल सके कि विद्यार्थी कितना जागरूक है विषय को लेकर। तो अगर आपका ध्यान उस प्रश्न पर गया है कि वहां पर सारे ऑप्शन गलत हैं या मैंने गलत प्रश्न हल किया है तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, आप सही तरीके से प्रश्न पत्र पेपर में हल कर पाएंगे, परीक्षा में हल कर पाएंगे। अगर आपका ध्यान उस प्रश्न पर नहीं गया और आपने मेरा बताया हुआ उत्तर ही सही मान लिया है तो आपको आवश्यकता है कि आप एक बार और अच्छे से जो कारक और विभक्ति वाला प्रकरण है उसको पढ़ें। चाहे आप किसी बुक की मदद ले सकते हैं, किसी YouTube वीडियो की मदद ले सकते हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी कारक से संबंधित वीडियोस हैं, उनकी मदद से अपना वो टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कारक का जो टॉपिक है कारक विभक्ति का वो बहुत ही ज्यादा सहायता करता है संस्कृत विषय में। एक तो उसमें आपका कारक से संबंधित प्रश्न सही होता है, अनुवाद के ज्यादातर प्रश्न कारक पर आधारित होते हैं, तो वो भी आपका अगर आपको कारक आता है तो सही होगा। तीसरी बात है कि जो अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्न आते हैं वो भी ज्यादातर कारक पर आश्रित होते हैं। तो इस तरह से 3-4 प्रकार के प्रश्न आपके अगर आपको कारक आता है तो आप सही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अनुवाद करना है, अर्थ समझना है तो उसमें तो वो सहयोगी है ही। तो इसीलिए मैंने आपको वो दिया था 17वें प्रश्न में, उसका जो सही वाक्य बनेगा बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ये वाक्य था, तो उसका सही अनुवाद बनेगा बालकाय मोदकः रोचते रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। ये एक सूत्र होता है जो ये कहता है कि रुचि अर्थक धातुओं का जब प्रयोग हो तो जिसको प्रिय लगे, जिसको अच्छा लगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चूंकि बालक को लड्डू अच्छा लगता है इसलिए बालक पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बालकाय मोदकः रोचते। तो इस प्रकार से ये सही वाक्य बन जाएगा। आज का प्रश्न पत्र हल करते हैं। पहला गद्यांश है, विज्ञानस्य नवीनेषु आविष्कारेषु एकः अतीव उपयोगी आविष्कारः अस्ति चलभाषी यंत्रम्। विज्ञान के नए आविष्कारों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार है चलभाषी यंत्र, मोबाइल। अस्य मुख्य प्रयोजनम् आसीत् दूरवर्तिना केनापि जनेन सह वार्तालापः सुकरः भवेत् इति। इसका मुख्य प्रयोजन क्या था कि दूर स्थित किसी भी व्यक्ति के साथ वार्तालाप बातचीत आसान हो सके, ये इसका मुख्य प्रयोजन था। परम अद्यत्वे, किंतु आज तू चलभाषी यंत्रम लघु संगणकम इव वर्तते। लेकिन आज जो मोबाइल है वो तो छोटा कंप्यूटर ही हो गया है। एवं प्रतीयते यत् जनाः हस्ते एकम संपूर्णम जगत एव नयन्तः गच्छन्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य अपने हाथ में पूरा संसार ही लेकर चलते हैं। अनेन ते न केवलम संभाषणम कुर्वन्ति अपितु वक्तारं साक्षात् पश्यन्त्यपि। इससे न केवल वार्तालाप करते हैं मनुष्य, संभाषण करते हैं एक दूसरे से, अपितु वक्ता को साक्षात रूप से देख भी सकते हैं। वीडियो कॉल भी मोबाइल से होती है जिसमें आप वक्ता को देख भी सकते हैं। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप माध्यमै एतद् अतीव सुकरम संदेशवाहकम अपि। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से ये अत्यंत आसान सुकर संदेशवाहक भी हो गया है। पहले किसी संदेश को पहुंचाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आजकल इन सभी के माध्यम से ये आसान हो गया है।
तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है केनापि जनेन सह वार्तालापः सुकरः भवेत् इत्यत्र किम विशेषण पदम। इसमें विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर विशेषण पद क्या है? केनापि जनेन वार्तालापः या सुकरः। तो यहाँ पर विशेषण है सुकरः। कैसा वार्तालाप? आसान वार्तालाप। तो विशेष्य हो जाएगा वार्तालाप और विशेषण हो जाएगा सुकरः। दूसरा प्रश्न है चल भाषी यंत्रम लघु संगणकम इव वर्तते इति अत्र किम अव्यय पदम। यहाँ पर अव्यय पद क्या है? तो यहाँ पर अव्यय पद क्या हो जाएगा? इव, लघु संगणकम इव। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर स। तीसरा प्रश्न है करणीयः इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययः स्तः। करणीय पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? तो कर पूर्वक अनियर प्रत्यय, क्री पूर्वक अनियर प्रत्यय, क्री पूर्वक अनियर प्रत्यय या फिर क्र पूर्वक अनियर प्रत्यय। तो क्री धातु से, क्री करणे धातु से अनियर प्रत्यय होकर पुल्लिंग का पद बनता है करणीयः। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर स। देखिए, हो सकता है आपको ये प्रश्न पत्र आसान लगे, लेकिन इसी तरीके के सामान्य से प्रश्न रीट में पूछे जाते हैं। अगर आपको संस्कृत भाषा अच्छे से आती है तो बहुत ही सरल पेपर आता है आपके लिए। तो अगर आपको अच्छे से संस्कृत आती है तो हो सकता है आपको लगेगा कि ये कैसे, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन रीट में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जबरदस्ती आपको मुश्किल, टफ कोई दो चार भी नहीं, एक आध ही क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा स्तरीय होता है, टफ होता है। बाकी सारे आसान और सरल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जबरदस्ती सिर्फ मैं अपना स्तर दिखाने के लिए आपको बहुत ही गहन पेपर बनाकर दूं, तो उसकी मुझे आवश्यकता नहीं लगी। जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके का पेपर बनाने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है हस्ते इत्यत्र का विभक्ति। हस्ते पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। तो यहाँ पर हो जाएगी सप्तमी विभक्ति एकवचन। पांचवा प्रश्न है पश्यन्त्यपि इत्यत्र कः संधि। पश्यन्त्यपि पद में कौन सी संधि है? तो पश्यन्ति प्लस अपि, ई को य होकर यहाँ पर यण संधि हुई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर स। अगला है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा षट्तः 10 पर्यंत प्रश्नः उत्तरणीया। तो पद्य है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। सभी से धर्म सुनकर और उसको धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने प्रतिकूल हो, स्वयं को अच्छा ना लगे, परेषां न समाचरेत्, ऐसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। और दूसरा पद्य है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नान्दति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, जो खेत हैं वो अपने अन्न को, जो जहां पर भूमि में अन्न उगता है उसको वो स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार जो सज्जन होते हैं उनकी विभूतियां, उनकी संपत्तियां परोपकार के लिए होती है, वो स्वयं उनका भोग नहीं करते, अपनी संपत्तियों से परोपकार करते हैं। तो इससे संबंधित छठा प्रश्न है प्रथम पद्यांशे कः छंदः। प्रथम पद्यांश में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आप वर्ण लगाकर देखिए कि कितने वर्ण हैं, क्या है। तो यहाँ पर जो छंद है वो हो जाएगा श्लोके शिष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रीष्वम। तो कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा अनुष्टुप छंद, ऑप्शन नंबर ब। यहाँ पर आपको 8 वर्ण दिखाई देंगे, तो कुल 16 32 हैं इसमें टोटल। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद हो जाएगा। द्वितीय पद्यांशे कः अलंकारः। दूसरे पद्यांश में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अर्थांतरन्यासः। तो जहां पर सूक्तियों के माध्यम से अर्थ का प्रतिपादन किया जाए, सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतरन्यास अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आठवां प्रश्न है चैव अवधार्यताम इत्यत्र कौ संधि। कौन सी संधियां यहाँ पर हुई हैं? तो इसमें च प्लस एव, चैव प्लस अवधार्यताम। तो पहले तो यहाँ पर इन दोनों में हुई है वृद्धि संधि,
और उसके बाद इन दोनों में यहाँ पर हुई है दीर्घ संधि, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। नवा प्रश्न है सताम पदे का विभक्ति। सताम पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, प्रथमा, षष्ठी या सप्तमी? तो सताम में है सज्जनों की षष्ठी विभक्ति। 10वां प्रश्न है परोपकारः इत्यत्र कः समासः। परोपकार पद में कौन सा समास है? तो परस्य उपकारः परोपकारः, परेषाम उपकारः परोपकारः, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। 11वां प्रश्न है संस्कृत वर्णमालायां कति व्यंजनानि सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? तो संस्कृत वर्णमाला में है 33 व्यंजन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। 12वां प्रश्न है पाणिनीय शिक्षा ग्रंथे कति उच्चारण स्थानानि निर्दिष्टा। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं, निर्दिष्ट हैं? 7, 8, 5 या 63 या 64? तो यहाँ पर हो जाएगा 8। 7 उच्चारण स्थानों के अतिरिक्त पाणिनि जो है वो उरस को भी 8वां उच्चारण स्थान स्वीकार करते हैं, तो कुल 8 उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत माने गए हैं। 13वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु कस्मिन् सूत्रे सर्वाधिका वर्णा सन्ति। माहेश्वर सूत्रों में कौन से सूत्र में सर्वाधिक वर्ण है? 5वें में, 7वें में, 10वें में या 11वें में? तो जो 11वां माहेश्वर सूत्र है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, इसमें सर्वाधिक वर्ण है, तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 14वां प्रश्न है चतुर्सप्तति इत्यस्य तात्पर्यः। चतुर्सप्तति इस पद का क्या तात्पर्य है? तो चतुर 4 सप्तति 70, तो कितने हो जाएंगे? 74, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर द। 15वां प्रश्न है अपराह्नम पंचपंचाशत पलोत्तर चतुर्वादनम इत्यस्य तात्पर्यः। इसका क्या तात्पर्य है? तो अपराह्नम का तात्पर्य है सायंकाल का समय, तो ये पीएम हो जाएगा। इसके बाद पंचपंचाशत, पंचपंचाशत होता है 55, पलोत्तर अर्थात 55 मिनट उत्तर, और कितना? चतुर्वादनम 4 के बाद और 55 मिनट, तो कितनी हो जाएगी? 4:55 पीएम, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर स। अगर यहाँ पर प्रातः पंचपंचाशत पलोत्तर चतुर्वादनम होता तो हो जाता 4:55 AM, और अगर यहाँ पर अपराह्नम लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा PM। 16वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु अशुद्ध वाक्यम अस्ति। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सा वस्त्रम नयति, सह नृपात् क्रुध्यति, भिक्षुकः नृपं वस्त्रम याचते, छात्राः महाविद्यालयं गच्छन्ति। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा सह नृपात् क्रुध्यति, क्योंकि क्रुद्ध्यर्थक धातुओं में क्रुद्ध का प्रयोग होने पर, क्रुद्ध, ईर्ष्या, असूय, इन सारी धातुओं का प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसके प्रति कोप किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सही वाक्य होता सह नृपाय क्रुध्यति, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नय है, तो नी धातु में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है, याच द्विकर्मक धातु है, तो यहाँ पर भी नृपम में द्वितीय हुई है। इसके अतिरिक्त ये कर्म से द्वितीय हुई है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब। 17वां प्रश्न है विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? विद्वानः सर्वत्र पूज्यते, विद्वांसः सर्वत्र पूज्यते, विदुषः सर्वत्र पूज्यन्ते, या फिर विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि विद्वान के रूप चलते हैं विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद होगा विद्वान, सर्वत्र अव्यय पद होता है, और पूज्यते इसके अनुसार यहाँ पर पूज्यते पद का प्रयोग होगा। 18वां प्रश्न है विद्यार्थिना पाठा पठ्यन्ते वाच्य परिवर्तनम कुरु। इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो ये कैसा वाच्य है? ये है कर्म वाच्य, क्योंकि कर्म यहाँ पर प्रथमा में है, कर्ता तृतीया में दिखाई दे रहा है, तो इसको हमको अब कर्तृवाच्य बनाना है। सबसे पहले हम इसको प्रथमा में करेंगे, इसको द्वितीया में करेंगे, और यहाँ पर इसके अनुसार पद प्रयुक्त करेंगे। तो विद्यार्थिना जो पद है इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है विद्यार्थी। पाठा
इसके स्थान पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा पाठान, और पठ्यन्ते इसके स्थान पर विद्यार्थी के अनुसार हो जाएगा पठति। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा विद्यार्थी पाठान पठति, ऑप्शन नंबर ब। 19वां प्रश्न है आलस्यम ही खालिस्थान शरीरस्थो महान रिपु इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम संयोजयत। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मनुष्याणाम, मानवस्य या फिर मानवानाम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। 20वां प्रश्न है गद्य खंडानाम पद्यानाम च शुद्धोच्चारणे वाचनस्य कार्यम कस्मिन् सिद्धांते भवति। गद्य खंडों और पद्यों के शुद्ध उच्चारण के वाचन का कार्य किस सिद्धांत में होता है? अभ्यास सिद्धांते, सक्रियता सिद्धांते, रुचि सिद्धांते या मौखिक सिद्धांते। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर द, मौखिक सिद्धांते। 21वां प्रश्न है पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम। पूर्व ज्ञान के बाद नवीन ज्ञान देना चाहिए, यहाँ पर कौन सा शिक्षण सिद्धांत का सूत्र है? सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति। तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। 22वां प्रश्न है अनुशासनहीनतायाः कानि कारणानि भवन्ति। अनुशासनहीनता के क्या कारण होते हैं? दूषिता शिक्षा पद्धति, ये भी होता है। दूषिता सामाजिक व्यवस्था, इसके कारण भी अनुशासनहीनता आती है। हीना आर्थिक दशा, इससे भी अनुशासनहीनता आती है। और द है सर्वाणी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सर्वाणी। इस प्रकार से 23वां प्रश्न है छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्तेः विकासः भवति। छात्रों के भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है प्रश्नोत्तर विधिना, वाद विवाद विधिना, पाठशाला विधिना, पारायण विधिना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वाद विवाद विधिना। वाद विवाद के द्वारा छात्र अपने भावों का प्रकाशन भली भांति कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है प्रारंभिक स्तरे कस्मिन् सूत्रस्य आधारेण पाठनीयम। प्रारंभिक स्तर पर किस सूत्र के आधार पर पढ़ाना चाहिए? पूर्णात् अंशम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, अनुभवात् तर्कम प्रति। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, सबसे उपयुक्त ऑप्शन है सरलात् कठिनम प्रति। 25वां प्रश्न है छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। छात्रों के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है? छात्रेभ्यः मौखिकाभिव्यक्त्यर्थम औपचारिक रूपेण अवसराणाम प्रदानम। तो मौखिक अभिव्यक्ति का अगर औपचारिक रूप से अवसर देंगे तो लेखन कौशल का विकास नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। व्याकरणार्थम विशिष्ट स्थानम, व्याकरण के लिए विशिष्ट स्थान, तो ये भी लेखन कौशल में इतना उपयुक्त नहीं है। स होगा लेखन संदर्भे प्रतिपुष्टि दानम अवलोकनम च। तो ये सही हो जाएगा। लेखन कौशल का विकास कैसे होगा? जब हम लेखन के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देंगे और अवलोकन करेंगे लेखन का, तो वो लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। और द भी देख लेते हैं। द है शब्द चयन प्रकरण संदर्भे परिसीमित विकल्पः। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स। 26वां प्रश्न है कस्मिन् विधौ उदाहरणै नियमं प्रति शिक्षण सूत्रस्य अनुसरणं क्रियते। किस विधि में उदाहरण से नियम के और इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है? तो जहां पर उदाहरण से नियम की ओर आते हैं, नियम के पास आते हैं, वो होती है आगमन विधि। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। 27वां प्रश्न है व्याख्यान पद्धति प्रमुखा दोषा सन्ति। व्याख्यान पद्धति में प्रमुख दोष क्या होते हैं? क्या व्याख्यान पद्धति के प्रमुख दोष हैं? अध्यापक केंद्रितः, अमनोवैज्ञानिकी पद्धति, नीरसा पद्धति, सर्वे। तो सभी हैं। व्याख्यान पद्धति अध्यापक केंद्रित होती है क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं, अध्यापक ही उसकी व्याख्या करता है, व्याख्यान देता है। अमनोवैज्ञानिक भी है क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। नीरस भी है क्योंकि इसमें
जब छात्र सक्रिय नहीं होंगे तो उनको इतना मजा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सर्वे। 28वां प्रश्न है, द्विभाषात्मकः प्रविधिः आवश्यकं वर्तते। द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यक है अनुवाद शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, गद्य शिक्षणे। तो द्विभाषात्मक प्रविधि किसके लिए आवश्यक है? अनुवाद शिक्षणे, ऑप्शन नंबर अ। 29वां प्रश्न है, प्राचीन विधिना शिक्षारंभः कस्मात् परं भवति स्म। प्राचीन विधियों के द्वारा शिक्षारंभ किसके बाद प्रारंभ होता था? कर्णवेद संस्कारात, समावर्तन संस्कारात, विवाह संस्कारात या फिर उपनयन संस्कारात। तो देखिए, इनमें से जो विवाह संस्कार है वो विवाह के समय होता है, तो शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। समावर्तन का तात्पर्य है जब समाप्त होती है विद्या, तो उस समय होता है समावर्तन संस्कार। कर्णवेद का तात्पर्य है कान छेदन का संस्कार, तो इसका भी विद्या से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के पश्चात ही प्राचीन विधि में शिक्षा प्रारंभ होती थी विधि पूर्वक। और अंतिम प्रश्न है, असत्यम वर्तते। मेल करना है कि इनमें से कौन सा प्रतिपादक कौन सी विधि का नहीं है। व्याकरणानुवाद विधि भंडारकर महोदय, ये सही है कि व्याकरणानुवाद विधि के प्रवर्तक हैं भंडारकर, आरजी भंडारकर। प्रत्यक्ष विधि के हैं वकील महोदय, ये भी सही है। क्रीड़ा विधि के हैं फ्रोबेल महोदय, ये भी सही है। और द है प्रत्यक्ष विधि आमटे महोदय, तो ये हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द। तो ये 30 प्रश्न है। आशा है ये आपको अच्छे लगे होंगे। इसके अतिरिक्त इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पर सरल संस्कृत सुगम संस्कृत सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप संस्कृत भाषा से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। धन्यवाद।